हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले टॉपिक में किया हुआ था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स एंड आज हम करेंगे ईथर की प्रिपरेशंस। ईथर को स्टार्ट करेंगे और ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है अल्कोहल, फिनोल और ईथर का इस चैप्टर का। तो नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे हम, देखो ईथर को स्टार्ट करेंगे। ईथर का मैंने आपको एक ग्रुप बताया हुआ था कि जो ईथर है, ईथर का जो एक फंक्शनल ग्रुप है वो ऐसे करते हैं, दीज आर नोन एज ए ईथर। ओके, अब जो ईथर होते हैं, ईथर जनरली हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक देखो ईथर जो होंगे, ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ईथर जनरली दो टाइप के होते हैं, एक सिमेट्रिकल ईथर होता है, ओके, सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर, और एक क्या होता है देखो, अनसिमेट्रिकल ईथर होते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर। ओके, एक होता है सिमेट्रिकल ईथर और एक क्या होता है हमारे पास, अनसिमेट्रिकल ईथर। इसकी ये होता है, तो अनसिमेट्रिकल ईथर और सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर में क्या होगा देखो, जो ये ऑक्सीजन है हमारे पास, ईथर ग्रुप है, इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जो नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, फॉर एग्जांपल देखो ये CH3 है, ये भी क्या है हमारे पास, CH3 है। यहाँ पे भी साइड भी एक कार्बन है, इस साइड भी एक कार्बन है, तो इस ईथर को क्या बोलेंगे हम, सिमेट्रिकल ईथर। और इसका जो दूसरा पार्ट है देखो, ये अनसिमेट्रिकल ईथर। यदि इस साइड CH3 CH2 है, CH2 CH3, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, CH3 आ गया। इस साइड दो कार्बन एटम है, इस साइड क्या है, एक कार्बन एटम है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, इसको क्या बोलेंगे हम, अनसिमेट्रिकल ईथर। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में यदि हमारे पास डिफरेंट कार्बन एटम होंगे तो इसको क्या कहेंगे हम, अनसिमेट्रिकल ईथर। और these are the symmetrical ईथर यदि इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे। अब आते हैं बच्चों देखो इसके IUPAC नेम पे। जो IUPAC नेम है वो कैसे लिखेंगे, या कॉमन नेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कॉमन नेम के बारे में बताऊं इसके, तो कॉमन नेम क्या होगा देखो, दिस इज द मिथाइल ग्रुप, ये भी मिथाइल ग्रुप है, तो हम इसका जो कॉमन नेम है वो क्या लिखेंगे देखो, डाई मिथाइल ईथर। ओके, डाई मिथाइल ईथर, ये आ जाता है डाई मिथाइल ईथर। ओके, और इसका जो IUPAC नेम है हमारे पास, IUPAC नेम, ओके, IUPAC नेम क्या बनता है देखो, ये OCH3 ग्रुप बनता है एक, ये मिथॉक्सी। मतलब ईथर की जो IUPAC नेम लिखते हैं हम देखो, एल्कोक्सी एल्केन से लिखते हैं, एल्कोक्सी एल्केन। ओके, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी ग्रुप। देखो मतलब यहाँ पे सिमेट्रिकल ईथर है, किसी भी साइड आप नंबरिंग कर दो 1, ओनली इसकी नंबरिंग होगी। ओके, ये कार्बन एटम की नंबरिंग हो गई। दिस ग्रुप, ये पूरे का पूरा ये वाला ग्रुप जो है ये, ठीक है, इस ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, मिथ। ये मिथेन है, मिथॉक्सी बना, मिथॉक्सी, और ये एक कार्बन एटम है मिथेन, एल्केन। एल्कोक्सी ग्रुप कौन सा बना, मिथॉक्सी एल्केन। एल्केन कौन सी बनी, मिथेन। तो इसका जो IUPAC नेम होगा वो होगा मिथॉक्सी मिथेन। ओके, क्या आ जाएगा, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी मिथेन। ओके, अब देखो यहाँ पे अनसिमेट्रिकल ईथर की ओर चलते हैं। इसका कॉमन नेम जो है मिथाइल, ये इथाइल है, ठीक है। हम इथाइल मिथाइल ईथर क्या आ जाएगा, अल्फाबेटिकली देखेंगे, ई इथाइल और ये क्या है, मिथाइल। ई पहले आ रहा है तो इथाइल मिथाइल ईथर कॉमन नेम लिख सकते हैं इसका, इथाइल मिथाइल ईथर। ओके, क्या लिखेंगे इसको देखो, इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, मतलब दोनों ग्रुप लिखे हमने। ओके, और इसका IUPAC नेम जो लिखना है हमने वो कैसे लिखना है, अनसिमेट्रिकल ईथर में हम क्या करते हैं, इनमें जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको देखेंगे हम। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है देखो, ये 1 और ये 2। ओके, ये ज्यादा, जो जिस साइड ज्यादा पार्ट है उसको हमने लॉन्गेस्ट चेन में लिया 1 और 2। और ये कौन सा ग्रुप बन गया, एल्कोक्सी ग्रुप।
मिथॉक्सी ग्रुप। ओके, हम इसका आईयूपीएसी नेम क्या लिखेंगे? अब देखो मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, अब 1 2 पे इथ, तो इसको क्या लिखेंगे हम? इथेन, मिथॉक्सी इथेन। ओके, वैसे ही देखो CH3, यदि CH2 और ये ऑक्सीजन आ गई, ये CH2 और ये CH3 आ गया। अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? देखो अब इस साइड 2 कार्बन एटम है, इस साइड 3 है, तो नंबरिंग कहां से होगी? 1 2 3 इस साइड के पार्ट की होगी। और ये ग्रुप क्या आ जाता है हमारे पास? देखो अब ये मिथॉक्सी ग्रुप नहीं रहा, कौन सा ग्रुप बना? इथॉक्सी। इथेन से क्या बना हमारे पास? इथॉक्सी ग्रुप बन गया। तो ये इथॉक्सी ग्रुप आ गया, तो हम क्या लिखेंगे? देखो इथॉक्सी, इथॉक्सी इथेन, और इथॉक्सी सॉरी प्रोपेन है ना, 3 है तो क्या लिखेंगे हम? प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन जो है ये आ जाता है। ओके, क्या आ जाएगा? इथॉक्सी प्रोपेन। ओके, और सिमेट्रिकल ईथर में देखो CH3 CH2, ये O आ गया, CH2 और ये CH3, इसको क्या लिखेंगे हम? डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। ओके, और कॉमन नेम क्या लिखेंगे? आईयूपीएसी नेम क्या लिखेंगे? देखो इसको इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन, ये ऐसे करके। एरोमेटिक ईथर में हमारे पास देखो जो एरोमेटिक ईथर है, एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग लग जाएगा, OCH3, इसको कॉमन नेम हम क्या लिखते हैं? देखो एनिसोल, क्या लिखते हैं? एनिसोल। और मिथॉक्सी बेंजीन भी लिख सकते हैं, ठीक है? क्या लिखेंगे? ये तो कॉमन नेम है इसका, एनिसोल, और ये क्या आ जाएगा? देखो दिस मिथॉक्सी ग्रुप है, और मिथॉक्सी बेंजीन जो है ये आ जाती है, ठीक है? क्या आ जाएगी? मिथॉक्सी बेंजीन, एनिसोल इसको बोल देते हैं हम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, देखो इसकी प्रिपरेशंस के ऊपर, और प्रिपरेशंस भी इसकी इंपॉर्टेंट है। ये ईथर जो है, ईथर का पार्ट है, तो अगला हेडिंग देना है आपने, देखो प्रिपरेशंस ऑफ ईथर, प्रिपरेशंस ऑफ ईथर। ओके, प्रिपरेशन से पहले मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि जो ईथर ग्रुप होगा हमारे पास, देखो ऐसे करके होता है, इस ऑक्सीजन पे 2 लॉन पेयर ग्रुप होंगे, और ये R और ये R एल्काइल ग्रुप होता है। ओके, इस कार्बन एटम पे क्या होती है? देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो जनरली इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो किसकी तरह बनेगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, जैसे H2O की बनती है, और H2O की तरह ही इसकी भी बेड शेप होती है। क्या होगी? कौन सी शेप होती है? बेड शेप होती है, ध्यान से सुनना है। कैसी शेप होगी? देखो ये O आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये R ग्रुप, ये R ग्रुप आ गया, और ये लॉन पेयर और ये लॉन पेयर, ठीक है? यहाँ पे इसमें जो एंगल होता है वो 110 डिग्री का होता है। कितने का होगा? 110 डिग्री का। और जो नॉर्मल हमारे पास जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है उसमें हमारे पास 109 डिग्री में आ जाता है, जैसे वाटर का हमारे पास 109 डिग्री का होता है। ओके, यहां से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब वाटर जो है ना हमारे पास, देखो H2O, ये H, ये लॉन पेयर और ये लॉन पेयर, इसमें जो एंगल होता है 108 या 109 डिग्री ले लेते हैं हम। ओके, 108.5 या 109 डिग्री ले देंगे, तो इसका एंगल देखो ये कम है, इसका एंगल क्या है? ज्यादा है। एंगल ज्यादा होने का कारण क्या है? यहाँ पे देखो ड्यू टू वल्की ग्रुप की रिपल्शन की वजह से है। दोनों में ही लॉन पेयर है, देखो दो लॉन पेयर है, दोनों की शेप बेड शेप है, बट इसका एंगल थोड़ा सा कम रह गया, इसका एंगल जो है वो ज्यादा रह गया ड्यू टू द ये जो बल्की ग्रुप है हमारे पास R, जो एल्काइल ग्रुप होते हैं इनको क्या बोलते हैं? देखो बल्की ग्रुप बोलेंगे। ये बल्की ग्रुप जो है इनकी ज्यादा रिपल्शन होने की वजह से इसका एंगल जो है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन में जो रिपल्शन है, जो रिपल्शन होती है वो हाइड्रोजन में क्या होगी? देखो बल्की ग्रुप की अपेक्षा ये हाइड्रोजन ग्रुप ये छोटे होते हैं, इनमें रिपल्शन कम होगी, और इसमें रिपल्शन क्या होती है? ज्यादा होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप। ये R ग्रुप है, तो इसका एंगल क्या होता है हमारे पास? देखो ईथर में एंगल ज्यादा होता है और इसमें क्या होता है? कम होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, देखो इसकी प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ
ऑफ ईथर, ईथर की प्रिपरेशन जो वो कैसे कैसे होती है। ओके, फर्स्ट देखो फ्रॉम एल्कोहल से हम कैसे करते हैं। देखो फ्रॉम एल्कोहल हमने ये पीछे भी की हुई है। देखो मैंने आपको एल्कोहल में बताई हुई है, एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में यदि हम देखो CH3CH2OH, ओके, इसको ले लिया, मतलब ये दो मॉलिक्यूल्स ले लिया हमने CH2 और ये CH3, इनको हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट कर दिया, ओके, 413 केल्विन टेम्परेचर पे। ये टेम्परेचर आपने याद रखना है। देखो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। 443 पे मैंने टेम्परेचर सेंसिटिव पे वहां पे भी इथाइल एल्कोहल ही लिया था। ये दीज आर दोनों, ये क्या है हमारे पास इथाइल एल्कोहल, नेमिंग लिखना जरूरी है। दोनों ही क्या जाते हैं इथाइल एल्कोहल, इनको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं एट देखो 413 केल्विन टेम्परेचर पे। 443 पे एल्कीन की फॉर्मेशन होती है, इतना याद रखना है। कितने 443 केल्विन टेम्परेचर पे यदि हम इसको लेते हैं तो यहां पे एल्कीन बनती है, बट यहां पे 413 केल्विन टेम्परेचर पे ईथर की फॉर्मेशन होती है। कंसंट्रेटेड H2SO4 एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। ये क्या करेगा देखो यहां से H2O मॉलिक्यूल को निकाल देगा, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, बाकी क्या रहा हमारे पास देखो CH3 CH2O और ये CH2 और ये CH3, ओके। इसको क्या बोलेंगे हम डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, ओके। याद रखना है 443 का, पीछे मैंने एल्कोहल में भी बताया हुआ था। ये प्रिपरेशंस है। सेकंड देखो एल्कोहल्स की ही, एल्कोहल को यदि हम Al2O3 इसके साथ ट्रीट कर देते हैं एट और हीट कर देंगे 523 केल्विन टेम्परेचर पे, तो भी ईथर की फॉर्मेशन होती है, ओके। सेम है, ओनली रिएजेंट को चेंज कर देंगे हम, ओके। देखो CH3 CH2OH है, ये इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल प्लस देखो दूसरा भी मैंने इथाइल एल्कोहल ही लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ किसके लेते हैं देखो Al2O3 और हीट कर दिया इसको कितने टेम्परेचर पे देखो 523 केल्विन टेम्परेचर पे। तो ये भी एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। यहां से भी H2O मॉलिक्यूल ये निकल जाएगा और ईथर की फॉर्मेशन हो जाती है। CH3 CH2O और ये CH2 और ये CH3, ओके। दिस इज आल्सो ए डाइइथाइल ईथर, ओके। नेक्स्ट देखो थर्ड प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में कैसे हम इसकी फॉर्मेशन करते हैं देखो एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में मैंने आपको बताया हुआ था, देखो जैसे CH3Cl लिया मैंने, मिथाइल क्लोराइड, ओके। क्या ले लिया मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड को जब हम किसकी प्रेजेंस में ले लेते हैं देखो Ag2O इसके साथ, है ना, ड्राई Ag2O इसके साथ ट्रीट कर देते हैं। इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथाइल क्लोराइड ड्राई Ag2O। देखो यहां पे भी मैंने आपको बताया हुआ था एल्कोहल की प्रिपरेशंस में कि जो Ag2O है यदि हम मॉइस्ट लेते हैं, इसको मॉइस्ट जिसमें H2O मॉलिक्यूल्स भी होगा, तो एल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। यदि हम ड्राई Ag2O लेते हैं, है ना, सिल्वर ऑक्साइड जो है इसको हम ड्राई में लेते हैं, तो यहां से ईथर की फॉर्मेशन होती है। AgCl ये निकल जाएंगे और यहां से क्या बन जाता है CH3O और ये CH3, ओके। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ओके। और प्लस क्या निकल जाता है 2AgCl, 2AgCl। तो ये एल्काइल हैलाइड से भी ऐसे करके मैंने आपको एल्कोहल में देखो ऐसे करके बताया हुआ था कि ये RX है, ये ऐसे करके मैंने दो टाइप में ये रिएक्शन बताया हुआ था। यदि हम मॉइस्ट Ag2O लेते हैं, ओके, तो यहां से ROH एल्कोहल बनता है। यदि हम ड्राई Ag2O लेते हैं, ओके, सिल्वर ऑक्साइड जिसको लेते हैं, तो यहां पे ROR ईथर की फॉर्मेशन हो जाती है, ओके। तो अपने ये याद रखना है। नेक्स्ट है देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है
जो ये इसका ईथर का ही रिएक्शन है। जो प्रिपरेशन ऑफ ईथर में मैक्सिमम टाइम क्या पूछते ही पूछते हैं, मतलब 100% किसी न किसी सेक्शन में बोर्ड एग्जाम में भी आएगा ही आएगा ये 100%। ओके, मतलब मैक्सिमम चांसेस होते हैं देखो इसके आने के। नेक्स्ट जो फोर्थ प्रिपरेशन है, बाय विलियमसन सिंथेसिस, बाय विलियमसन सिंथेसिस, ओके, ये आपने याद करनी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब पेपर में आ गया है, आता ही आता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशन लेवल में भी पूछते हैं इसको। तो इसमें हम क्या करते हैं देखो, विलियमसन सिंथेसिस में कोई एल्कोऑक्साइड को लेते हैं, उनको एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, मैं जनरल सा रिएक्शन लिखूं, ये RX एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड, और इसको सोडियम एल्कोऑक्साइड, ओके, दिस इज द सोडियम एल्कोऑक्साइड, ये ले लिया। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई कर ले लेते हैं, बट ये यहाँ पे सिंपल देखो, ये क्या निकल जाएगा, Na और X ये निकल जाएगा, ROR करके ये बन जाता है, ओके, ROR, ये क्या बन गया हमारे पास, ईथर, और प्लस NaX ये निकल जाता है, ओके, क्या निकल जाएगा देखो हमारे पास, NaX। तो ये तो था जनरल रिएक्शन। अब देखो मैं यदि ऐसे करके CH3Cl लिया मैंने, और ये क्या ले लिया देखो, CH3CH2ONA, सोडियम इथॉक्साइड, दिस इज द सोडियम इथऑक्साइड, और दिस इज मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, ओके, ये मतलब मिथाइल क्लोराइड आया, सोडियम इथॉक्साइड, और इसको यदि हम ट्रीट कर देते हैं देखो, और हीट कर दिया थोड़ा सा इसको, तो यहां से क्या होगा, Na और ये Cl ये निकल जाता है, क्या निकल जाएगा, Na और Cl NaCl निकल जाएगा, और सोडियम इथॉक्साइड में से यहां पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, CH3O, CH2 और ये CH3, मतलब क्या आ जाएगा देखो, इथॉक्सी मिथॉक्सी मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन, इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ओके। अब देखो इसमें जो कंपटीशन लेवल है फॉर वेस्टिल्ड, ये यहां तक तो आपने ये या तो इसको याद करो विलियमसन सिंथेसिस के लिए, या इस रिएक्शंस को याद करो, ये तो बोर्ड एग्जाम तक है, ओके, ये कहां तक है, बोर्ड एग्जाम के लिए, या तो आपने ये याद करना है, या तो ये रिएक्शंस याद करना है, एक ही रिएक्शन लिखना है। देखो थोड़ी सी स्टेटमेंट लिखने को आ जाए तो आपने क्या लिखना है देखो, व्हेन एल्कोऑक्साइड, ठीक है, सोडियम एल्कोऑक्साइड इज ट्रीटेड विद एल्काइल हैलाइड, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ओके, ये सिंपल सी विलियमसन सिंथेसिस है, जिससे ईथर, डिफरेंट टाइप के ईथर जो है इसकी फॉर्मेशन हो सकती है, ओके। फॉर बेस्ट यील्ड ऑफ ईथर, फॉर बेस्ट यील्ड ऑफ ether, alkoxide is of 3 डिग्री, एल्कोऑक्साइड जो है वो कितने डिग्री का होना चाहिए, 3 डिग्री का, एंड एल्काइल हैलाइड, याद रखना है देखो, एल्काइल हैलाइड इज 1 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखो कंपटीशन लेवल के लिए। फॉर बेस्ट यील्ड ऑफ ईथर, एल्कोऑक्साइड इज 3 डिग्री, और एल्काइल हैलाइड जो है वो 1 डिग्री का होना चाहिए, ओके। यदि ऐसा ना हो देखो तो क्या होता है, आपको रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आता है देखो कि एल्काइल हैलाइड आपको 3 डिग्री का दे दिया जाता है और ये 1 डिग्री का दे दिया जाता है, ओके। मैं इसका एक देखो, एल्कोऑक्साइड ये 3 डिग्री में कैसे लेंगे आप, ये CH3, ये CH3, ONA, दिस इज 3 डिग्री एल्कोऑक्साइड, 3 डिग्री एल्कोऑक्साइड, ओके, प्लस ये क्या आ गया हमारे पास, CH3Br, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है,
1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। यदि हम इसको ट्रीट कर देंगे देखो, तो यहां से क्या बन जाता है, NaCl NaBr, सॉरी ये निकल जाएगा, CH3 यहां पे जाके लग जाता है, तो इस टाइप का ईथर जो है ये बन जाता है CH3, ये CH3 और ये O और ये CH3। ओके, ये ईथर जो है इसकी फॉर्मेशन हो गई। बट यदि ये 1 डिग्री और ये 3 डिग्री है, ठीक है, ये अपोजिट हो जाए, एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री का हो जाए और जो एल्कोक्साइड है वो 1 डिग्री का हो जाए, तो उस केस में हम क्या करते हैं, देखो उस केस में ईथर की फॉर्मेशन ही नहीं होती है। उस केस में ईथर की फॉर्मेशन नहीं होती है। ईथर की जगह किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, देखो एल्कीन बन जाती है, मतलब सब्स्टिट्यूशन की जगह एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जगह, हाँ इसमें याद रखना है, देखो SN2 मैकेनिज्म होता है, वाई मॉलिक्यूलर, याद रखना है कौन सी होती है, SN2 मैकेनिज्म होगा। और जो ये 3 डिग्री 2 डिग्री अभी बात कर रहे थे, देखो 3 डिग्री की जगह क्या कर दिया हमने, मैं यहां पे कर रहा हूं, देखो ये ऐसे करके है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, देखो एक ये हमारे पास ये 1 डिग्री का आ गया, कौन सा, एल्कोक्साइड हमने 1 डिग्री का ले लिया, और एल्काइल हैलाइड आगे लिख लो, देखो इफ एल्कोक्साइड is 1 degree, alkoxide is 1 degree and alkyl halide is of 3 degree, then elimination takes place because alkoxide act as, एल्कोक्साइड क्या करते हैं, देखो एल्कोक्साइड एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, देखो न्यूक्लियोफाइल तो एक्ट करेंगे ये, न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ ये स्ट्रॉन्गर बेस भी एक्ट करते हैं, है ना, क्या करते हैं, देखो एल्कोक्साइड एक्ट एज स्ट्रॉन्गर बेस, ये स्ट्रॉन्गर बेस, और न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट करते हैं। यहां पे आप सिंपल लिख सकते हैं, देखो ऐसे करके न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ ये क्या करते हैं, देखो एज ए स्ट्रॉन्गर बेस का काम भी करते हैं। ओके, किसका काम करते हैं, ये स्ट्रॉन्गर बेस का काम भी करते हैं। तो स्ट्रॉन्गर बेस होने की वजह से और ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, SN2 मैकेनिज्म हो रहा है ना, यहाँ पे मैंने बताया, देखो SN2 मैकेनिज्म हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाती है। देखो CH3 ये CH3 ये Br ले लिया मैंने, प्लस देखो CH3 CH2ONA ये ले लिया। ओके, अब यहां से क्या होती है, देखो एलिमिनेशन होती है। CH3 को मैंने CH2H करके लिख दिया, यहां पे किसी को भी, अब यहां से यहां को ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये टूट जाएगा, तो यहां पे एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। देखो डबल बॉन्ड C और ये CH3 और ये क्या आ जाता है CH3 और ये एल्कीन बन गई हमारे पास, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपीन। ओके, प्लस बाकी क्या आ जाता है, देखो NaBr ये निकल जाएगा, और प्लस CH3 CH2O के साथ ये H लग जाएगा। ओके, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, CH3 CH2OH। मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होती है, और स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से क्या हो जाती है, इसकी एलिमिनेशन कर देता है ये, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। ओके, 3 डिग्री में यहाँ पे मतलब ये बेस जो है इसने यहाँ पे अटैक करना है, तो 3 डिग्री ये है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होती है,
तो करके ये एलिमिनेशन जो है वो ज्यादा प्रेफर करता है एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द ईथर। आपको ये कंपटीशन लेवल पे पूछते हैं, इसको याद रखना है, ये कंपटीशन लेवल के लिए। बाकी वर्ड एग्जाम के लिए जो मैंने फर्स्ट 2 रिएक्शंस किए अभी, उनमें से एक रिएक्शन जो वो आपने करना है। दिस इज ऑल अबाउट द विलियमसन सिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट है बाई डाइएज़ोमीथेन एंड अल्कोहल। अल्कोहल और डाइएज़ोमीथेन लास्ट प्रिपरेशन है ये। बाई अल्कोहल एंड डाइएज़ोमीथेन, डाइएज़ोमीथेन। ओके, अल्कोहल देखो ROH है हमारे पास, और एजोमीथेन CH2N2, दिस इज एजोमीथेन। N2 जो है वो एजो ग्रुप होता है हमारे पास, ठीक है, एजोमीथेन। और ये ROH अल्कोहल है, इसको सिंपल हीट करेंगे और इसमें रिएजेंट जो है वो देखना है आपने, Cu2Cl2, इसको हम एज ए रिएजेंट ले लेते हैं। ये N2 जो है ये निकल जाएगा, H देखो ये H जो है CH2 के साथ लग के CH2 इसके साथ जुड़ जाएगा, देखो कैसे, RO और ये CH3, ये ईथर बन जाएगा हमारे पास, और प्लस बाकी क्या आ जाता है, ये N2 ग्रुप एज इट इज निकल जाता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशंस ऑफ ईथर। और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ खास नहीं है इसकी ईथर की, मैं ऐसे ही बता दूं। देखो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो ईथर है, जो लोअर ईथर है हमारे पास, देखो डाई मिथाइल ईथर या मिथाइल इथाइल ईथर जो भी है, वो क्या होते हैं हमारे पास, गैसेस फॉर्म में होते हैं। और जो बाकी के ईथर होते हैं वो क्या होते हैं, देखो लिक्विड होते हैं विद प्लीजेंट स्मेल, विद प्लीजेंट स्मेल। और इनमें जो ईथर होते हैं, दूसरी फर्स्ट मैंने देखो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई, क्या जो ये है इसकी जो प्लीजेंट स्मेल होती है, फर्स्ट 2 मेंबर्स जो होंगे वो क्या होते हैं, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और बाकी जो होंगे हमारे पास वो क्या होते हैं, लिक्विड में होते हैं, और लिक्विड भी प्लीजेंट स्मेल में होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपने इसमें ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, नॉर्मल सा देखो, ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, देखो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट, ईथर है, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल, क्रॉसबॉन्डिंग अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक पार्ट करती है, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक पार्ट नहीं करती है। ओके, और इनकी सॉल्युबिलिटी देखी जाए, देखो वाटर में ये स्लाइटली सॉल्युबल, मतलब थोड़े से सॉल्युबल हो सकते हैं, बट ये इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो को टेक पार्ट नहीं करती है। ओके, और सॉल्युबिलिटी ऑफ ईथर जो है, मतलब जो लोअर ईथर होगा वो थोड़ा सा डिसॉल्व कर जाएगा वाटर में, जो बड़ा ईथर होगा वो डिसॉल्व नहीं करेगा, उससे बड़ा वो डिसॉल्व नहीं करेगा, मतलब सॉल्युबिलिटी जो वो डिक्रीज करती जाती है विद इंक्रीज इन हाइड्रोकार्बन पार्ट, जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ता जाएगा। और इनकी जो डाइपोल मोमेंट होती है ईथर में, डाइपोल मोमेंट, ओके, डाइपोल मोमेंट एज कंपेयर टू वाटर कम होती है, क्योंकि O और C ये है हमारे पास, देखो कार्बन और ऑक्सीजन, इनमें डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इस वजह से इसमें 1.3D डाइपोल मोमेंट जो है वो इसके बीच में होती है, या 1.41 इसके बीच में हमारे पास डाइपोल मोमेंट जो वो आती है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर एंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, और उसी के साथ ये हमारा अल्कोहल, फिनोल और ईथर का चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।